इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इधर, और इसमें क्या आएंगे, बाहर की तरफ। तो यानी कि ये एक दोनों वायर्स क्या हैं, पैरेलल वायर जा रहे हैं, ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, और इसकी यूनिट लेंथ इस पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी, म्यू नॉट I1 I2 में 2 पाई डी। अब इसको इस वायर को भूल जाओ एक बार, इसकी वजह से देखो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ आएगी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म अंदर की तरफ। ये होंगी। अब ये वाली जो वायर है ये क्या रखी हुई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है कि नहीं रखी हुई, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो इस वायर का है, इस वायर का है। तो अब ये वाली वायर, ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2, जो वायर नंबर 2 है, करंट कैरिंग वायर जो ये है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, इस वायर के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल है या नहीं है। तो यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर नंबर 2 जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो इस केस में हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट I डिवाइड बाय में 2 पाई डी, ये I1 हो जाएगा, इसमें करंट I1 है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से। अब ये वाली वायर जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो इसके ऊपर इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर, एंगल 90 डिग्री है, तो IL भी लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, IL भी, यानी कि I2LB, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, इस डायरेक्शन में, इधर लगेगा इसके ऊपर फोर्स। अब यहाँ पे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई डी इंटू में L। L यहाँ पे क्या है, एक यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ पे फोर्स लगेगी, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। L की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी म्यू 1, तो म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई डी। तो एक यूनिट लेंथ जो है, यानी कि दो अगर पैरेलल वायर हैं तो उस केस में वो एक दूसरे पे, अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है, करंट क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस केस में ये दोनों वायर जो हैं अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई डी। ठीक है। अब ये तो हमने इस वायर, ये वाली वायर, इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अब इसको कंसिडर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लो यहाँ पे, इसकी वजह से क्या देख लो, अब हमने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा पहले, फिर इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हमने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, फिर उसके ऊपर फोर्स निकाल लो, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इतनी ही आएगी। तो ये दोनों, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू यही होगी, तो ये क्या लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अट्रैक्टिव। ये प्रूव भी होता है कि अगर करंट जो है पैरेलल करंट जा रहा है 2 इनफाइनाइट वायर में, तो उस केस में वो दोनों क्या लगाते हैं एक दूसरे पे, अट्रैक्टिव फोर्स है। इसीलिए टॉपिक का नाम है फोर्स इंटरेक्शन, यानी कि अगर पैरेलल करंट जाएगा तो कितना लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और आगे हम पढ़ेंगे एंटी पैरेलल होंगे तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू यही होगी। फिर अगर पैरेलल करंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर एंटी पैरेलल करंट होगा तो क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसमें, यानी कि अगर वायर्स में
अगर करंट जो है सेम डायरेक्शन में जाएगा I1 I2, तो उस केस में गैप है इनके बीच D, तो ये लगाएंगे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू होगी F/L, ये क्या होगी म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई D, और ये फोर्स जो होगा ये क्या होगा अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे अगर करंट पैरेलल जा रहा है, और करंट जब एंटी पैरेलल है I1, इसमें मान लो नीचे की तरफ I2, गैप है D, तो इसमें भी फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई D, ये क्या होगा रिपल्सिव फोर्स। ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। इसका भी डेरिवेशन उसी तरीके से कर सकते हो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स फील्ड निकाल लो, फिर इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। हाँ इसमें क्वेश्चन करके देखो। फोर्स पर यूनिट लेंथ बता दो। दो वायर्स दे रखी है, करंट है एक में 3 एम्पियर एक में 6 एम्पियर, गैप दे रखा है उनके बीच का 2 मीटर, ये बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या होगी। क्या हो गया कितना जाएगा इस पे फोर्स की वैल्यू म्यू नोड I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई D, तो म्यू नोड रखो I1 की वैल्यू 3, I2 की वैल्यू 6 डिवाइड बाय में 2 पाई D की वैल्यू है आपके पास 2, 9 डिवाइड बाय में 2 इंटू में म्यू नोड बाय में पाई। पूरा सोल्व करा क्या आपने, पाई की वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें, हाँ वहाँ पे पुट कर दो म्यू नोट की वैल्यू 9/2 इंटू में 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाय में पाई, पाई से पाई कैंसिल इससे, तो 18 इंटू में 10 की पावर -7 न्यूटन, इतना फोर्स लगाएंगे। ठीक है आगे समझ, एनी डाउट। Find x so that net magnetic force on wire 3
जीरो। एक्स की वैल्यू बतानी है, अगर मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे नेट जो है जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। 3 वायर है, इनमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ 4 एम्पियर, इसमें जा रहा है 2 एम्पियर ऊपर की तरफ, इसमें नीचे है 2 एम्पियर। ये पूछे ये वायर नंबर 1 2 ये 3, इन दोनों के बीच गैप है 4 मीटर, इन दोनों के बीच गैप कितना है x। ये बताना है कि इस वायर पे नेट मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है तो इस x की वैल्यू क्या होगी। टेन रोज की पावर -7 तो बचने ही नहीं चाहिए। देखो हमें वायर नंबर 3 से लेना देना और इन दोनों से कुछ लेना देना चाहिए, इस पे लगता रहे हमें उससे कोई वो नहीं है, निकाल भी सकते हो आप, बट वायर नंबर 3 की बात हो रही है तो 3 का ही डिस्कशन करेंगे। अब देखो इसको भूल जाओ, ये दोनों वायर जो हैं एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे कि नहीं, 2 और 3, तो इसके ऊपर फोर्स F1 इधर लगेगा, और ये दोनों वायर्स जो हैं ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। सर ये दोनों भी क्या लगाएंगे इसमें, इसमें करंट की वैल्यू अलग मान लो, वरना तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगी, हो ही नहीं सकता जीरो। इसमें नीचे की तरफ आना, वरना तो जीरो हो ही नहीं सकता। आपने सोल्व भी कर दिया। देखो ये दोनों वायर एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, तो इसके इसमें F1 की जो वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, इसमें और इसमें ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर फोर्स F2 की वैल्यू इधर लगेगी। अब इसने कहा है कि इस पे नेट फोर्स जीरो है तो F1 और F2 इक्वल होंगे। F1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट डिवाइड बाय इंटू में I1 की वैल्यू है 2 इंटू में I2 की वैल्यू भी 2 डिवाइड बाय में 2 पाई d की वैल्यू है x। F2 की जो वैल्यू आएगी इसकी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, F2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इंटू में I1 की वैल्यू 2 इंटू में 4 डिवाइड बाय में 2 पाई 4 प्लस x, और इसकी डायरेक्शन है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है इस पे, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 के, तो यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाय में 2 पाई x इंटू में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8 म्यू नॉट डिवाइड बाय में 2 पाई इंटू में 4 प्लस एक्स। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 4 से ये 2, तो यहाँ पे आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 4 प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो यहाँ से 4 इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4 मीटर, यानी कि x की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये क्या लगेगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा 0। आगे समझो आपको, श्योर नोट करना है।
अगर इसमें ऊपर ही करंट जाता है इस वायर में तो नॉट पॉसिबल, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता था, आंसर आता नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर इसमें ऊपर जाता करंट तो आंसर क्या आता, नॉट पॉसिबल। देखो दो वायर है जो ऐसे जा रही है, इनफाइनाइट वायर है जो ऐसे जा रही है, ठीक है। एक वायर यहाँ से ऐसे एंटर कर रही है और एक ऐसे, इसमें क्रॉस साइन इसलिए लगाया, उनमें करंट जो है वो अंदर की तरफ है। करंट क्या है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है करंट, इसमें भी इधर जा रहा है करंट। यहाँ पे क्रॉस साइन का मतलब करंट जो है वो क्या जा रहा है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब इसमें यानी कि दो इनफाइनाइट वायर हैं जिसमें करंट I1 I2 मान लो या फिर II मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस केस में दोनों वायर्स में अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है कि दो इनफाइनाइट वायर हैं जिनमें पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि अंदर की तरफ करंट जा रहा है। तो उस केस में B वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ। इसको ध्यान से समझना। R इसमें ये वायर है, वायर से डिस्टेंस, वायर से डिस्टेंस, जैसे हम होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर में ड्रॉ कर रहे थे B वर्सेस R का ग्राफ, सेम इसमें एक इनफाइनाइट वायर की वजह से D डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट I डिवाइड बाय में 2 पाई D, ये होती है कि नहीं। अब मैं अगर वायर के इसके नज़दीक यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखूँ तो R की वैल्यू 0 होगी लगभग, बिल्कुल नज़दीक अगर देख रही हो R D की वैल्यू 0 मतलब, तो D की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट। तो जो ग्राफ की शुरुआत होगी वो यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ पे यहाँ से शुरुआत होगी। क्या कह रहे हो, देखो इसमें नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, करंट ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ आएगी, ऐसे करंट जा रहा है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, डायरेक्शन क्या आएगी इसमें, ऐसे करंट है ना इसमें तो डायरेक्शन क्या आएगी नीचे की तरफ, इसलिए नीचे ड्रॉ करा है। आगे समझ। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप बोथ डी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 0, तो जो ग्राफ की शुरुआत होगी वो यहाँ से शुरुआत होगी, ग्राफ की शुरुआत क्या होगी यहाँ से, यानी कि यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जो यहाँ पे ग्राफ की जो हाइट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ग्राफ की हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे B जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D के, तो Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X होता है, तो उसको इसमें ग्राफ कर्वी नेचर कहते हैं। तो इसमें ग्राफ की हाइट जो है पहले बहुत ज़्यादा थी, फिर कम होती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है इसमें, डिक्रीज। समझ आ गया। अब सेम इसकी वजह से निकालो, इस वायर की वजह से अगर बिल्कुल नज़दीक देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी इसमें, बाहर की तरफ, यहाँ पे देखोगे तो ऊपर बनेगी। तो अगर बिल्कुल बनाओगे तो यहाँ से शुरुआत होगी ग्राफ की, इनफाइनाइट होगा। अगर बिल्कुल नज़दीक देखोगे तो इस वायर के इधर अगर देखते तो नीचे की तरफ आता, और इधर देखेंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे जो ड्रॉ होंगी, तो इसमें ऊपर की तरफ यहाँ से ग्राफ शुरुआत होगी। और जब बिल्कुल डी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, तो यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो बात आती है इसके बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जब यहाँ और यहाँ देख रहे हैं तो इस केस में गैप इनके बीच ज़्यादा है, तो उस केस में इसकी वजह से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए एक ही वायर की वजह से देख रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर देखें तो किधर आएगी, ऐसे इधर नीचे ऊपर की तरफ आ रही थी, तो ग्राफ की शुरुआत यहाँ से होगी।
अब बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से नीचे की तरफ आ रही है और इसकी वजह से ऊपर की तरफ, तो ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, इन दोनों के बीच। ठीक है, तो वो बीच में मान लो यहाँ कहीं होगी। अब इसकी वजह से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, नीचे की तरफ, तो यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से ग्राफ शुरुआत होगी। अब इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे ग्राफ बनेगा। ये बी वर्सेस आर का ग्राफ है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि अगर ऐसे करंट जा रहा हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो आएगा ही नहीं पेपर में, क्योंकि हमें 3D में सोचना पड़ेगा। मैं कैसे ड्रॉ करूँ उसको बताओ, तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकती, इसलिए वायर ऐसे लिया ताकि बोर्ड के प्लेन में ग्राफ आ जाए। समझ में आया? तो ऐसे ही करंट आएगा, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, ताकि ग्राफ आपका, अगर आप कॉपी में भी नोट करोगे तो ऐसे मान लोगे, ताकि ग्राफ आपका कॉपी के प्लेन में ड्रॉ हो जाए। अब ऐसे अगर करोगे तो उस केस में देखोगे तो उस केस में ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते, सोच सकते हो कि कैसे होगा। हाँ, इधर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, 3D में हो जाएगा सिस्टम। हाँ हाँ, वो 3D में बनेगा इसलिए। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही आएगा पेपर में, वैसे आता भी नहीं है। तो इसमें ये है बी वर्सेस आर का ग्राफ है। अगर दो वायर्स हैं वो ऐसे जा रही है, उनमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो उसमें बी वर्सेस आर का ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पे जो ग्राफ की हाइट है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करके, देखो यहाँ पे ग्राफ की हाइट क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम। यहाँ पे ग्राफ की हाइट कम होती जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम। सेम इसमें ग्राफ की हाइट जो है कम होती जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम। तो ग्राफ की हाइट यहाँ पे है, ग्राफ हाइट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ग्राफ की हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। आगे समझ आपको? एक आप ड्रॉ करके दिखा दो। करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब बता दो बी वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब करंट जो है इस डायरेक्शन में है, ड्रॉ करो ग्राफ। तो इसमें ड्रॉ करोगे तो करंट जो है इधर बाहर की तरफ है, तो इसके बिल्कुल नज़दीक अगर मैग्नेटिक फील्ड की मैं वैल्यू देखूं तो क्या आएगी वो, अगर करंट जो इधर आ रहा है तो इधर नीचे की तरफ, इधर ऊपर होगा, तो यहाँ से शुरुआत होगी ग्राफ की। और अगर बिल्कुल दूर देखूं तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे। अगर इस वायर की वजह से देखूं तो करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, तो ग्राफ यहाँ से शुरुआत होगी और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा। अब इसकी वजह से यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके इधर नजदीक रखेंगे तो बीच में कहीं जीरो होगा, और इसके क्या रहा है, करंट जो है बाहर की तरफ, तो ऊपर। इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसमें, इसको अच्छे से बना।
तरीके से ग्राफ की हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ गया आपको? ये बी वर्सेस आर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? बी वर्सेस आर ग्राफ। ये था फोर्स इंटरेक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। अगर दो पैरेलल वायर हैं, कल हमने पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे दो वायर्स हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगी, और अपोजिट में अगर करंट है दोनों वायर्स में तो क्या लगेंगी, वो रिपल्सिव। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय में 2 पाई d। ठीक है।